अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब, नावल की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस ईद स्टोरी का नाम है आंगन का चांद और इसकी मुसन्निफ़ा हैं आयशा सहर मुर्तज़ा। आखिरी किस्त। वो थका हारा सा कमरे में लौटा तो सोफ़े पर बैठी उष्णा मैगज़ीन की वर्क गर्दानी कर रही थी। उसे ध्यान के आने का पता ना चल सका। वो सीधा वॉशरूम की जानिब बढ़ा। फ्रेश होकर लौटा तो वह हनूज उसी पोजीशन में बैठी थी। जी चाहा के पहले की तरह चीख चिल्ला कर उससे लड़े। वो चाय लेकर आई तो कप दीवार में दे मारे। उसे इतना हरासा करे कि वो रो पड़े और तब ध्यान उसे देखकर हंस पड़े और कहे, देखो मेरी मोहब्बत का जुनून। कई दिनों से वो खुद को समझ नहीं पा रहा था। बहुत उलझा उलझा और परेशान रहने लगा था। अपनी कैफियत पर जैसे इख्तियार ही नहीं रहा था। सुरैया, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। दरवाजे में खड़े होकर लाउंज में बैठी मुलाजमा से मुखातिब हुआ। वो जी अच्छा कहकर किचन की जानिब बढ़ी और खुद आकर अपने बिस्तर पर दराज हो गया। चेहरे पर खफगी की हल्की सी रमक थी। ध्यान, कुछ चाहिए आपको? उसे परेशान देखकर वो उखड़ी हुई। इधर आओ, उसने कहा। जी? वो इस फरमाइश पर हैरान ही तो रह गई। सर दबाओ मेरा। अनोखी सी फरमाइश उसे हैरान कर गई, मगर वो खामोशी से बेड पर बैठी उसका सर दबाने लगी। ध्यान पलके मूंदे लेटा था। उष्णा का नरम गरम लम्स उसके माथे और बालों को छूकर अजब सी सरशारी दौड़ा रहा था। काश तुम ये फरमाइश बहुत प्यार से करते। ये अजनबियत की दीवार गिराकर आंखें यकदम ही चुंधिया गईं। तभी सुरैया दरवाज़ा नॉक करके चाय ले आई थी। उसने हाथ रोक कर उठना चाहा, मगर ध्यान ने यकदम आंखें खोली थीं। वो पुरसकून लम्स उससे बहुत दूर कर चुकी थी। ध्यान ने उठते हुए उष्णा का हाथ पकड़ लिया। सुरैया चाय रख कर जा चुकी थी। मैंने जाने के लिए नहीं कहा। आंखों में अजब सी चमक दर आई थी। वो बेबसी से लब कुचल कर रह गई। ध्यान, आप बदल क्यों गए हैं? वो चौंक कर उसे देखने लगा। तुम्हें किसने कहा मैं बदल गया हूँ? तुम्हारा जो मुकाम पहले था मेरी नज़र में वही अब भी है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी मोहब्बत के आगे हारने लगे हैं। न जाने वो इतनी बहादुर कैसे हो गई थी। ध्यान ने एकदम ही उसका हाथ झटके से पीछे किया था। शट अप नाउ, गेट आउट फ्रॉम हेयर। वो चीख कर उसे जाने के लिए कह गया। आप वाकई में एक नफसियाती मरीज़ हैं ध्यान। कैसे सुकून मिल सकता है आपको? मुझे अपने अल्फाज से ज़ख्मी करते हैं। खुद कैसे हैं? बेइख्तियार ही ध्यान का हाथ उठा था। वो गिरते गिरते बची थी। बीवी हूँ आपकी। आपकी नज़र में मुझसे ज़्यादा पराई लड़की की अहमियत हो गई जो उठाकर घर ले आए। ध्यान ने दूसरी बार हाथ उठाया था। इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच लो मैं कौन हूँ जिसके सामने तुम बैठी हो। वो तुम्हारी बात पर क्या रिएक्ट करेगा? मारिए मुझे और मारिए, मगर मैं आज चुप नहीं हो सकती। जो फैसला करना है एक ही बार कर दीजिए। मुझे भी आपसे कोई ख़ास मोहब्बत नहीं जो मैं आपकी चाकरी करूं। शट अप। अब की दफ़ा वो मुक्का दीवार पर मार कर कराहने लगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना क्या करेंगे आप? हाँ, पहले मैं आपसे डरती थी, मगर अब मुझे आपसे डर भी नहीं लगता। बहुत कर ली मोहब्बत आपसे, बहुत ख्याल रख लिया। अब जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। और अगले ही पल वो जाने के लिए मुड़ने लगी। ध्यान ने हाथ बढ़ाकर उसे जाने से रोका तो वो कंधे से आ लगी। मेरी नफ़रत के आगे हार जाओगी तुम। इस कदर अज़ियत दूंगा, तड़पोगी दिन रात। तुम मुझे क्या समझती हो? आग का शोला हूँ, जलाकर राख कर दूंगा। वो चैलेंज कर गया। और मैं भी पानी हूँ, बुझा दूंगी। उसकी आंखों में आंखें डाले बहुत मजबूत लहजे में गोया हुई। तभी वो हंसा था और हंसता ही चला गया। फिर ध्यान ने उसे अपने हिसार में यूँ कैद किया कि वो उसकी गिरफ्त में मचल कर रह गई थी। वो उसे बेखुदी पर मचलने के सिवा कुछ ना कर सकी। वो खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद ना कर सकी। ध्यान ने उसे बहुत गहरा घाव लगाया था, बहुत ही तड़पाने वाला ज़ख़म। जब मोहब्बत ना हो तो ये ज़ख़म दर्द बनकर बदन में ठहर जाता है, अज़ियत बनकर रूह में सरायत करने लगता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अरमानों पर ओस जमी थी। वो उस संगदिल की ज़्यादती पर कुड़कर खाक हो गई थी। रोते रोते न जाने कब आँख लगी, कुछ पता नहीं चला। नाश्ते की मेज़ पर सभी लोग मौजूद थे। वो भी चुपचाप कसलमंदी के साथ पराठे बनाने में मगन थी। उष्णा, बेटा इस बच्ची के लिए सूप बना देना, कुछ और तो अभी खा नहीं सकती। उष्णा ने चुपचाप इस बात में सर हिला दिया था। तब पुप्पो ने बातों ही बातों में उसे सारी तफसील बताई और उसका माथा ठिठका। वो जो ना जाने क्या क्या सोचकर बैठी थी, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। तो और क्या, आजकल हवस और पैसों की लालच कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रही हैं। खुदा हर बच्ची को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। माँ बाप और बहन भाई का साया सर पर हो तो कितना आसरा रहता है। पुप्पो चाय फ्लास्क में डालते हुए कह रही थी। ए भाभी, क्या हो रहा है यहाँ? मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, नाश्ता नहीं बना अभी तक। आदि मुस्कुराता हुआ किचन में आया था। मैं कब तक तुम्हारी खिदमतें करूँगी? ले आओ नाज नखरे उठाने वाली।
उष्णा ने मध्यम लहजे से कहा। आपके होते हुए अल्लाह तौबा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। उष्णा ने जवाब में बेलना बाजू में दे मारा था। आधी एक बात कहूँ? बोलिए। वो फ्राइड एग प्लेट में डालता काली मिर्चें छिड़कने लगा। अगर कभी मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो दोगे? हाय, आपके लिए तो जान भी हाजिर है मलका आलिया, वो एक अदा से गोया हुआ। बको मत। वो आमलेट की प्लेट उठाता बाहर निकल गया। जबकि उष्णा सूप बनाने लगी। वो सुबह से खुद को ख्वामखा में मसरूफ़ ज़ाहिर कर रही थी ताकि उस दुश्मन जहाँ का सामना ना हो। आदि शोर मचाता यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका था। अंकल भी ऑफिस जा चुके थे। वो सूप बनाकर उसके कमरे में चली आई। नाजिश आंखों पर हाथ रखे लेटी हुई थी। वो पहली बार उस लड़की को इतने करीब से देख रही थी। एक्सक्यूज़ मी, सूप पी लें, वो अजनबी लहजे में बोली जबकि वो लड़की उठकर बैठ गई। माफ़ कीजिएगा, मैं बाहर ना आ सकी। कोशिश करूँगी मेरी वजह से किसी को जहमत ना हो, वो बेचैनी से बोली। इट्स ओके, आप सूप पी लें। फूफो ने कहा था आप नाश्ता नहीं कर सकती ना, इसलिए। वो उठ खड़ी हुई जब दरवाजे में इस्तादा ध्यान को देखकर ठिठक गई। वो अभी तक क्लिनिक नहीं गया था। कैसी हैं आप? दरवाजे में खड़े खड़े खैरियत दरियाफ्त की जबकि चेहरे पर तबस्सुम का वाज़ेह अंसर था। वो चलता हुआ उसके सामने आन रुका था। उसे देखकर न जाने क्यों उलझन में इजाफा हो गया। अरे तुम इससे मिली? ये है मेरी वाइफ उष्णा। ध्यान ने उष्णा की तरफ इशारा किया। वो जाते जाते रुकी। आपकी वाइफ बहुत अच्छी हैं डॉक्टर साहब, खुशी हुई इनसे मिलकर। वो मुस्कुराते हुए बोली। क्या करती हैं आप? नाजिश ने दरियाफ्त किया। फ़िलहाल तो मेरी खिदमतें ही कर रही हैं। ध्यान तंज के तीर चलाए जा रहा था। बहुत जुबानी बात कर गया था। वो मुड़कर जाने लगी जब वो रास्ते में आ गया। बैठो ना, क्यों जा रही हो? मैं भी आज इधर ही हूँ। आंखों ही आंखों में ढेर सारे पैगाम दिए थे। नाजिश उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और वो मंझधार में खड़ी थी। मुझसे डरने लगी हो? सिर्फ कुछ लम्हों के सबब। अमेजिंग, अगर मुझे ये तरीका पहले याद आ जाता तो। वेरी गुड, उसने कहकहा लगाते हुए कहा। अब तो कोई आस नहीं लगाओगी मेरे वजूद से। मैं तुम्हें ऐसी तिश्नगी दूंगा कि तड़पोगी। बेइख्तियार ही आंसू पलकों से रवां होने लगे। नो, रोना नहीं, मेरे सामने रोने की हिम्मत मत करना। मुझे तुम्हारे आंसू बहुत अच्छे लगते हैं मगर मैं इन्हें बहता हुआ नहीं देखना चाहता। रुखसार पर दोनों हथेलियां जमाए वो कोई सहर फूंकने लगा था। उष्णा ने अजब से कर्ब के तहत आंखें मींच लीं। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में मदगम देखना चाहता हूँ, कहकर वो रुका नहीं, चलता हुआ बहुत दूर निकल गया। कभी मोहब्बत में डूबने की बात करता था, कभी तड़पाने के दावे करता, कभी अजब से लगाव लगाकर रूह ज़ख्मी करता तो कभी दिलो जान में तंज के तीर पे वस्त कर देता। वो भी वहाँ नहीं रुकी। अगले रोज़ शाम में ध्यान के कुछ फ्रेंड्स डिनर पर इनवाइटेड थे। फूफो ने कुछ डिशेस तैयार की, बाकी काम उष्णा को ही करना था। चिकन फ्राइड राइस, वेजिटेबल एंड चिकन सूप, कॉफ़ी, सलाद, केचप और न जाने क्या क्या। मम्मा सब कुछ तैयार है, वो किचन में आते अनीला बेगम से पूछने लगा। वो सलाद सलीके से ट्रे में सजाए हुए चुप खड़ी रही। हाँ बेटा, सब तैयार है। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो भी ड्राइंग रूम में हम लोगों के साथ ही हैं, उसने मुस्कुराते हुए वजाहत दी। उन्हें ज़्यादा मीठा मत खाने देना, उन्हें तो मीठा नज़र आ जाए तो सब कुछ भूल जाते हैं। फुप्पो ने खसूसन ताकीद की बेटे को। इसी दौरान ध्यान ने उष्णा को देखा था, सर झुकाए काम करते हुए हर चीज़ से बेनियाज थी। आंटी, मैं कुछ मदद करूं? उसी पल नाजिश उन्हें मसरूफ़ देखकर अंदर दाखिल होते हुए बोली। नहीं बेटा, सब मुकम्मल हो गया है, तुम फिक्र नहीं करो। अनीला बेगम की बात पर उष्णा ने एक नज़र उस पर डाली, फिर काम में मगन हो गई। अच्छी बात है मम्मा, मोहतरमा को भी थोड़ा बहुत काम करने दें, दिल बहला रहेगा और तबीयत भी फ्रेश रहेगी। नाजिश यहाँ आकर काफ़ी बहल गई थी, खसूसन ध्यान और अनीला बेगम के साथ। उष्णा को न जाने क्या हुआ था, उसका इस तरह से कहना, ध्यान का हंसना, वो दूसरों के साथ किस तरह हंसकर पेश आता था, मुस्कुराकर बात करना उसका वतीरा था। मगर वो क्या थी उसके लिए? पल पल बातों और तंज से अजियत देता, हाथ उठाता, चीखता चिल्लाता। बेइख्तियार ही पलकें नम हो गई। फूफो और नाजिश किचन से बाहर निकल गई थी और वह बेबसी से रोने लगी। बेआवाज़ कितने ही आंसू आंखों से निकलकर खड़े हो गए। काश तुम मुझसे भी इतना ही प्यार करते जितना बाकी सबसे करते हो। मुझे भी ऐसे ही हंसकर बुलाते जिस तरह से बाकी सबसे बात करते हो। सोचते सोचते वो किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। आंखों के आगे नीम धुंध सी छाई हुई थी। इसी असना में वो सर झुकाए हुए तेज़ी से आगे बढ़ी तो सामने से आते हुए ध्यान से टकराई थी। एक हाथ शाने पर जा ठहरा था जबकि ध्यान गुस्से से देख रहा था। ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी है जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? वही तो हुआ है जो तुम चाहती थी। जुबानी लहजा और बात दोनों ही उष्णा के चेहरे पर धीमा सा तासुर ले आए थे। वो सिर्फ सर झुका गई, बोलने के लिए अल्फाज साथ ना दे सके थे। यूँ अपना दिल जलाकर ज़िंदगी को अभी से अपने लिए मुश्किल ना बनाओ, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। अभी से हार गई तो
कलाई थामकर उसे यूं झटका दिया जैसे वो रबड़ की गुड़िया हो। वो तड़प कर ही तो रह गई। आप सिर्फ अपनी कहना और अपनी सुनना चाहते हैं। मत समझिए कि मैं आपसे डरने लगी हूँ, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। वो आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखकर सहम गई थी। ध्यान के चेहरे पर तबस्सुम का अंसर गहरा था। आई लाइक योर स्टाइल, आई लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग। उष्णा ने उस पल उसकी तरफ देखा जो उसका तमस्खर उड़ा रहा था। इस वक्त वो सादा से लेदर के सूट में भी बहुत पुरवकार और हैंडसम लग रहा था। मूंछों तले मुस्कुराते लब, चमकती गहरी समंदर जैसी आंखें, और निगाहें चुराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर गई। अब जो हाथ थामा है कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ मुझे कोई गर्ज नहीं है, ना ही मुझे आपके साथ रहना है। छोड़िए मेरा हाथ। ये अल्फाज क्या थे? ध्यान पल भर के लिए तो शेषतर ही रह गया। नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लोगी? वो बस जिद था। मुस्कुराती आंखें उसके सरापे पर जमाए। तभी उष्णा ने उसे ताज्जुब से देखा। क्या मिलता है मुझे अजियत देकर? वो रो दी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अदी किचन के दरवाजे के पास मुस्कुराता हुआ खड़ा कहने लगा। भाई, आपको कोई और जगह नहीं मिली रोमांस के लिए? इतनी बोरिंग जगह मुझे आपके ज़ौक़ से ये तवक्को नहीं थी। वो अपनी ही धुन में था। शट अप, गेट आउट। ध्यान उस पल गुस्से में आया। मेरे ख्याल में आप। वो भी कुछ कहने ही जा रहा था कि ध्यान ने दोबारा उसे जाने के लिए कहा था। हाथ बदस्तूर उसकी कलाई थामे हुए था। भाई, आप ज्यादती कर रहे हैं। क्या कहा है भाभी ने जो आप यूं बिहेव कर रहे हैं? वो कलाई थामे देख चुका था, तभी कह गया। ध्यान इससे पहले कि कुछ कहता अनीला बेगम आती दिखाई दी। ध्यान को मजबूरन हाथ छोड़ना पड़ा। वो वहाँ से चलता हुआ ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ा। ममा, भाई का चेकअप करवाएं प्लीज़, अदी ने उसके जाते ही अनीला बेगम से कहा। वो चौंक कर उसे देखने लगी। उष्णा ने आंखों ही आंखों में उसे कुछ भी कहने से रोका। वो मैं ये कह रहा था कि रोमांस का भी कोई वक्त होता है, जगह देखी जाती है, मगर भाई तो। शट अप अदी, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनका कम से कम कुछ लिहाज किया करो। उष्णा ने उसे सर्जिश की। अनीला बेगम मुस्कुरा दी। वो खजल सी होकर उसे फिर पूछने का इशारा करके किचन से निकल गई। मम्मा, आपको नहीं लगता भाभी कुछ उदास रहने लगी हैं? मुस्कुराना छोड़ दिया है? कहीं इसकी वजह भाई तो नहीं? अदन की बात पर अनीला बेगम की पुरसोच निगाह उस पर पड़ गई। ज़रूरी तो नहीं वो हमसे सब कुछ कहें। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं, खुद ब खुद हमारे सामने आ जाती हैं। अदन की बात अनीला को 100% दुरुस्त लगी। वो ध्यान से पूछने का इरादा कर गई। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी थी। डॉक्टर्स अहबाब डिनर करके जा चुके थे। वो भी कमरे में चली आई। लाइट ऑफ करके अपनी जगह संभाल ली। नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी कमरे में खुलने वाली खिड़की के पास जा खड़ी हुई। वहाँ से चांद पूरी आबोताब से अपनी रोशनी रुए ज़मीन पर फैलाने में महव था। कल चांद की 14वीं रात होगी, वो सोचकर अंदाज़ा लगा सकी। बेखुदी में खिड़की खोलकर निगाहें चांद पर जमा दी। खुनक सी ये रात दिल में चिंगारी सुलगा गई। काश तुम मेरे होते, मैं यूं ही हर रोज़ तुम्हें सामने बिठाकर देखती रहती, ढेर सारी बातें करती, तुम मुस्कुरा देते, हंसने लगते, कोई शरारत करते और मैं मुस्कुरा देती, शर्मा देती। काश तुम वैसे होते जैसे गगन का चांद है, बिल्कुल रोशन रोशन चमकता हुआ। मैं तुम्हें गगन पर तन्हा देखती और धरती से पैगाम भेजती। तुम आँखों ही आँखों में शरारत करते, तब खुनक माहौल में मैं भी देर तलक रहती और मुस्कुराती। काश के तुम मेरे होते। अजब सी सरशारी रूह में सरायत कर गई। वो सोचकर मुस्कुरा भी ना सकी थी, रो भी ना सकी थी, बस बेतासुर सी खड़ी चांद को देखती रही थी। वो यूं ही खड़ी रही, यहाँ तक के बदन में सर्दी से कपकपाहट दौड़ने लगी, मगर उष्णा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दिल और रूह में जो सियाल था, इश्तियाल था, ज़ख्म जो उसकी बातों से लगे थे, अना को जो ठेस पहुंची थी, ये सब बातें उसे चैन से सोने भी ना देती थी। तभी वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर गया। वो चौंक कर यकदम ही मुड़ी थी। आंखें चुंधिया सी गईं। हल्के मैरून वेलवेट के सूट में हमरंग शाल कंधों पर डाले हुए थी। बाल हवा की शौक शरारत से काबू में ना रह सके थे। ध्यान ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा और वो कमरे से ही बाहर निकल गई। अब तो जी भी नहीं चाहता था उस संगदिल से बात करने को। मोबाइल कोट की जेब में ही था। लॉन चेयर पर बैठकर वो मम्मा का नंबर प्रेस करने लगी। कैसी हैं मम्मा आप? बात करने से पहले ही आंखें नम हो गईं। आपकी बहुत याद आ रही थी। पापा कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? बेताबी और बेचैनी चेहरे से हुए अदा थी। आपसे मिलने को बहुत जी चाह रहा है मम्मा, प्लीज़ मुझे वहाँ बुलवा लें, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तभी पीछे से किसी ने मोबाइल उचक लिया। वो तेज़ी से मुड़ी। ध्यान चेहरे पर इत्मीनान के साए रकम किए मोबाइल ऑफ कर गया और चलता हुआ करीब आ रुका।
کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں بار بار مجھے مات دینے کی کوشش کرتے ہو؟ اب میں خود تمہاری زندگی سے نکل جانے کا فیصلہ کر چکی ہوں تو کیوں مجھے پھر اذیت سے دوچار کر رہے ہو؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی۔ میں چلی جاؤں گی تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تم سے شادی کر کے، اپنے پیرنٹس کی بات مان کر۔ تم سے محبت کر کے کیا ملا بدلے میں مجھے؟ ذلت، رسوائی، میری عزت کی دھجیاں اڑاتے رہے، بات بات پر طنز کر کے۔ اگر کسی اور کی چاہتی تو اپنے ماں باپ سے کہا ہوتا۔ میرا کیا قصور تھا دھیان؟ میں نے تم سے کوئی مراسم نہیں بڑھائے تھے، پیار کے وعدے نہیں کیے شادی سے پہلے۔ آج تو جیسے وہ پھٹ ہی پڑی تھی۔ بولو نا دھیان، کیا قصور ہے میرا سوائے اس کے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ سے محبت کی؟ کیا غلط کیا میں نے؟ مگر آپ میری محبت کے قابل نہیں تھے۔ جو ہوا سو ہوا، اب وہ ہوگا جو میں فیصلہ کروں گی۔ عدن جو اسے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، یکدم اس کی جانب بڑھ آیا۔ میں یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی، نہیں رہنا مجھے آپ کے اس ظلم قدے میں۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ اس پر ٹوٹے ہوئے لہجے میں عجب سی شکست تھی، جیسے وہ عورت ہار چکی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، شانے تھامتے ہوئے دھیان نے کہا۔ میں ایسا ہی کروں گی دھیان، آپ کی اور میری منزل اب الگ ہے۔ جانتی نہیں ہو مجھے بھسم کر دوں گا تمہیں، مجھ سے جدا ہونے کا سوچنا بھی مت۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے غصے میں بولا تھا۔ ہم جدا ہو چکے ہیں دھیان۔ غلط، ہم صحیح معنوں میں ایک ہو چکے ہیں۔ وہ ہلکا سا تبسم سجائے بات کا جواب دے گیا اور وہ نگاہیں جھکا گئی۔ تب دھیان کا ہاتھ پلکوں کی جھالر پر ٹھہرا تھا، آنسو صاف کرتا وہ اسے اپنا اپنا سا لگا۔ یہ بدلتا ہوا شخص مجھے پاگل کر دے گا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ دھیان کی گرفت یکدم ہی اس کے گرد مضبوط ہوئی تھی۔ لیو می دھیان، بہت سرد سی آواز تھی، بہت الجھی ہوئی، اور جواباً دھیان نے اسے چھوڑ دیا بنا کچھ کہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی اور دھیان مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ آپ اداس کیوں رہتی ہیں؟ نازش لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی۔ عدن وہاں آتے ہوئے اسے پوچھنے لگا، وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ زندگی میں دکھ سکھ دونوں ہی آتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہم اداس ہو جائیں، جینا چھوڑ دیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں اسے سمجھاتا ہوا بہت اپنائیت سے بولا۔ وہ سب سے بات کرتی تھی، سب کی محبتوں کی مقروض تھی، مگر اتنے دنوں میں وہ عدن سے ٹھیک طرح سے بات نہ کر پائی۔ تبھی عدن نے اسے لاؤنج میں تنہا دیکھ کر آ لیا۔ آپ مجھ سے ڈرتی ہیں، حالانکہ میں بے ضرر سا بندہ ہوں، عدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی وہ میں اب کسی پر اعتبار کرنے کی عادت نہیں رہی، اپنوں کے زخم کے بعد ہر کوئی پرایا لگتا ہے۔ عدی نے اس معصوم صورت کو دیکھ کر یکدم ہی چونک کر دیکھا تھا، بہت شکستہ لہجہ تھا۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا مس نازش، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ضروری نہیں جو آپ سے مخلصانہ انداز میں بات کرے اس کی نیت میں کھوٹ ہو۔ کہہ کر وہ رکا نہیں اور نازش وہ تمام باتیں، وہ اذیتیں یاد کر کے بے ترازے سے سکنے لگی۔ کیا سوچتے رہتے ہو عدی؟ خیریت تو ہے؟ وہ یونیورسٹی سے لوٹنے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹا سوچوں میں گم تھا، تب آ کر اشنا نے اس سے پوچھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ خلاف معمول بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ تم اداس لگ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی، اشنا نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور سامنے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ ماموں کا فون آیا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ میں حمیرہ سے شادی کر لوں۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تم بھی تو یہی چاہتے تھے۔ اشنا کو حقیقتاً اس پرپوزل کا سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ اشنا جی، بابا اور مما بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں حمیرہ سے شادی کر لوں۔ پہلی بار اسے نام سے مخاطب کیا تھا، وہ اس کے اضطراب پر حیران رہ گئی۔ مجھے ابھی سوچنے کے لیے وقت چاہیے، پلیز سب سے کہہ دیں کہ اتنی جلدی نہ کریں۔ وہ لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھا تھا۔ مگر تم اور حمیرہ، تم دونوں کی بھی یہی رائے ہے نا؟ وہ جیسے یقین چاہ رہی تھی۔ رائے کا کیا ہے، بدل جایا کرتی ہے۔ اس لب و لہجے نے اشنا کو بے طرح سے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ تو تم حمیرہ سے دل لگی کا ڈھونگ رچا رہے تھے، تمہارے دل میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ قریب آئی جیسے تصدیق چاہ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے بھابھی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں اور حمیرہ ایک دوسرے سے مخلص ہیں، بس میں اپنی اس اضطرابی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ مجھے کچھ وقت دیجیے اس رشتے کے لیے تیار ہونے کے لیے۔ اشنا نے اس لمبے چوڑے وجود کو ہارے ہوئے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ اور توقع کر رہا تھا اور ہو کچھ اور رہا تھا۔ سچ بات تو یہ تھی، وہ یہی چاہتی تھی کہ عدن کی شادی اب ہو جائے تاکہ وہ آرام سے مما پاپا کے پاس چلی جائے۔ نہ جانے کتنے ہی فیصلے کر چکی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے، کوئی نماز پڑھ چکا تھا تو کوئی تیاری میں محو عمل تھا۔ یوں ہی وہ کچن کا کام مکمل کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جب نازش کے کمرے کے پاس ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ لڑکی نماز پڑھنے میں مصروف تھی، سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی، سسک سسک کر خدا سے التجا کر رہی تھی۔ نہ جانے اشنا کو اس پل کیا ہوا، وہ دبے پاؤں دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔
तकलीफ़ के साए उसके चेहरे पर नज़र आ रहे थे। वो वहीं बैठ के किनारे टिक गई, यहाँ तक कि नाजिश जाए नमाज लपेटती हुई उठ खड़ी हुई। आप? वो मुस्कुराकर करीब ही बैठ गई। नाजिश, मुझे आपसे ये कहना था कि आपको बहुत ज़ख्म मिले हैं, दर्द भी बहुत हुआ होगा। प्लीज़ ज़िंदगी में हिम्मत कभी मत हारिएगा, क्योंकि जब कोई हमारे साथ नहीं होता तो हिम्मत हमें जीने की उमंग देती है, नया रास्ता दिखाती है। वो आंखों में उम्मीद की चमक रखे उससे मुखातिब थी। सही कहा आपने, अच्छे वक्त की उम्मीद और नीयत हमें जीने का और रास्ता दिखाती है। मगर जो जीना ही ना चाहे, वो टूटे हुए लहजे में बोली। दिल मुर्दा हो जाए तो ज़िंदगी को महज जीना होता है, गुजारना होता है। पलकों से अश्के बेकरार बहने लगे थे। उष्णा का हाथ बेइख्तियारी उसके हाथ पर ठहरा उसे तसल्ली दे गया था। वो आंसू साफ करते हुए उष्णा को देखने लगी। हिम्मत देने का शुक्रिया। आप लोगों के होते हुए मैं कभी तन्हा नहीं हूँ, यह आप सबका एहसान है मुझ पर। वो जैसे जबरन मुस्कुराई हो, तभी अधी नॉक करता हुआ अंदर चला आया था। भाभी जान देखिए ना, आज तक हज़ारों लड़कियों से अफेयर चला चुका हूँ, मगर इस बार मामला कुछ मुश्किल लग रहा है। उष्णा ने चौंक कर अधी को देखा था। व्हाट डू यू मीन? कुछ नहीं, बस यूँ ही। मैं आप दोनों को लंच के लिए बुलाने आया हूँ, मम्मा ने भेजा है। कल को तुम्हारी शादी भी होनी है, तुम्हारी बीवी ये कतन बर्दाश्त नहीं करेगी कि तुम किसी से अफेयर चलाओ। उष्णा ने उसे लेक्चर दे दिया। आप फिक्र नहीं करें, मैं उससे पूछकर अफेयर चलाऊंगा। माइंड इट, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना नाजिश जी? उसने आखिरी बात की तो दोनों चौंक गईं। अदन, ये सब क्या है? वो बिल्कुल संजीदा थी। आई मीन नाजिश जी, मेरी बातों में आपको कोई खोट तो नज़र नहीं आ रहा है? वो हैरान पर हैरान करता चला जा रहा था। मैं तो बस इसलिए यहाँ आया था कि अगर आप मुझसे दोस्ती कर लें तो आपको बहुत अच्छी कंपनी मिल सकती है। देखिए ना, मेरे अफेयर्स के मामला सुलझाने के लिए कोई तो हो। आप होंगी तो मुझे भाभी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। प्लीज़ आधी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उष्णा ने पास पड़ा कुशन उसे दे मारा। वो उठ खड़ा हुआ। सोच लीजिएगा नाजिश जी, इस घर में रहना है तो मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। वो मुस्कुराते हुए भी संजीदा लहजा इख्तियार कर गया। प्लीज़ बुरा ना मनाना, अदन ऐसा ही है, जो भी बात हो मुँह पर कह देता है, किसी का भी ज़रा लिहाज नहीं करता। दिल का बुरा नहीं है। आप अदन के रवैये का गलत मतलब मत निकालिएगा। जी मैं समझ सकती हूँ, मुझे खरे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। वो मुस्कुराते हुए उष्णा की बात का जवाब दे गई। किस कदर मजबूत थी यह लड़की, इतना जुल्म इतनी ज़्यादती सहने के बाद भी मुस्कुराना नहीं भूली थी। शायद ये खुदा की ज़ात की रहमत ही थी जो जीने की उमंग दे गई थी उस लड़की को। वो उठती हुई कमरे से निकल गई, दिल में ढेरों तूफ़ान जज्ब किए। शाबान के महीने की आमद हुई तो रमज़ान की खुशबू दूर ही से आती महसूस हुई थी। दिल में अजब सी सरशारी और सरमस्ती की सी कैफियत सरायत कर गई थी। शाम को पौधों को पानी देते हुए बेइख्तियार ही लब पर कोई नगमा सा गुनगुनाने लगा था। उसने मम्मा पापा से अपने आने के बारे में बात कर ली थी। वो चाहती थी कि कुछ रोज़ उनके पास गुजार आए। अभी अंकल या फुप्पो से इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। गर्म शाल अपने गिर्द लपेटे बालों की चुटियाँ बनाए वो खुद से बेगाना लग रही थी। चेहरे पर जर्दी छाई थी, सुर्खियों से पैदी तो जैसे वक्त के साथ साथ मांद पड़ने लगी थी। सीने में दिल, दिल में धड़कन, धड़कन में क्या है तेरी प्यास है। लबों पर गुनगुनाहट का अंसर धीरे धीरे वाज़ेह होने लगा था। वो उसी कैफियत में गुम थी कि गेट से गाड़ी अंदर लाते हुए ध्यान को ना देख सकी, यहाँ तक कि वह चलता हुआ करीब आ रुका था। और वो खुशबू हवा से टकराई तो यकदम ही पाइप फेंक कर मुड़ी थी। वो मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा था, आंखों में जज्बात के दीप जलाए। उष्णा दोबारा मुड़कर काम में मगन हो गई, मगर वो अपनी गिरफ्त पीछे से उस पर मजबूत कर गया और उष्णा इस लम्स से आशना होकर तड़प ही तो गई। अजब सी सोचों ने उसे अपने हिसार में ले लिया। अजब सा तिलिस्म था, खुमार आलूद सा। वो खोना चाहती थी हमेशा के लिए उसी तिलिस्म की चांदनी में, मगर ऐसा नहीं हुआ था। वो तेज़ी से उसके हाथ झटक गई। ये नवाजिशें, ये अनायतें, क्या समझती हो तुम इन्हें? बहुत आम, बहुत ही आम, मगर ये बहुत ख़ास हैं। मुझे नहीं मालूम मोहब्बत कैसी होती है, क्या होती है, किस तरह से होती है। मैं मोहब्बत को अपने अलग रूप में महसूस करना चाहता हूँ, इसे अपने खून में महसूस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी मोहब्बत को इसीलिए ठुकराता आया हूँ कि मुझे मोहब्बत की चाशनी से आशनाई ना थी। मुझे लफ्ज़ों के तसलसल में बहना नहीं आता, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ होने लगा है। उसकी बातें, उसका अंदाज़, सब कुछ उष्णा को हैरान कर देने के लिए काफ़ी था, मगर उस पर जैसे कोई असर ही ना हुआ था। अब की बार उसे ऐसा लग रहा था कि वह जो कुछ भी कह रहा है महज दिखावा है उसे पाने के लिए। ये बातों और जज्बात की रिमझिम महज उसे तस्खीर करने का तरीका है। तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मुझे आपकी इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। मुझे आपके इस अंदाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे जज्बात की तौहीन कर रही हो उष्णा, वो गुस्से में बोला। तुमने भी कुछ रोज़ पहले ऐसे ही मेरी तौहीन की थी। बल्कि नहीं,
आज से 7 माह पहले से ही तुम ये करते आ रहे हो। बुरा लगा क्या? चोट लगी कहीं? मुझसे मोहब्बत तो नहीं करने लग गए? वो अब अजब अंदाज में उसका तमस्खर उड़ाए जा रही थी। खुद को चोट लगी तो पता चला ना लफ्ज़ों के घाव कैसे होते हैं। मुझे लगाते हुए तो महसूस नहीं हुआ होगा। पलकें यूं ही भीगती चली गईं और दयान आफरीदी ने उसे बहुत गौर से देखा था। मोहब्बतों के तलातुम निगाहों में छुपाए वो बहुत दिल शिकस्ता होकर भी मजबूत लग रही थी। आंखों में अजब सी चमक लिए वो बहुत ही अच्छी लगी उस दम। बेइख्तियार ही हाथ रुखसार पर ठहरा था। गिरते मोतियों को मुट्ठी में कैद करके वो हंसा था और चलता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा, जबकि उष्णा जो खिलाफे दिल ये सब कर रही थी फूट फूट कर रोती। ये कैसा मोड़ आ गया था, कैसा रास्ता, किस तरह की मंजिल। वो सामने रुका उसके करीब था, उसे चाहने लगा था, मगर वो अपने दिल को समझा बुझाकर जैसे मार चुकी थी, जैसे वो बरसता भी तो सूनी धरती से राब ना हो पाई थी। दिल पर जबर करना बहुत मुश्किल होता है। ध्यान मैं भी यही कर रही हूँ। मोहब्बत की है तुमसे, इतनी पाकीज़ा मोहब्बत को बेमोल कैसे कर दूँ, बेतौकीर कैसे कर दूँ। बेदिल सी होकर अंदर की जाने बढ़ने लगी। यकदम ही हवाओं ने रुख बदला तो तूफ़ान की आहट पहले से ही सुनाई देने लगी। फूफो, मेरी दुबई की सीट कन्फर्म हो गई है। मम्मा की तबीयत कुछ सही नहीं रहती, मुझे जाना होगा। लाउंज में शाम के वक्त तकरीबन सभी विराजमान थे। वो चाय बना कर लाई तो चाय बनाते हुए बताने लगी, यूँ अचानक जाने का फ़ैसला? फूफो तो दम बखुद रह गई। भाई साहब ने मुझे बताया तक नहीं, कोई जिक्र तो किया होता। हमें तुम्हारे वहाँ जाने से कोई एतराज़ नहीं है बेटा, मगर यूँ इतनी अचानक फ़ैसला कैसे कर लिया? कोई बात तो नहीं हुई? अंकल हयात ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई दिनों से मेरा दिल घबरा रहा था। मम्मा पापा की बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि इन दिनों में जाकर एक चक्कर लगा ही लूँ। बहुत रुखाई से बात करते हुए वो सबको मुतमईन करने लगी थी। ध्यान को पता है तुम्हारे इस फैसले के बारे में? फूफो ने सवाल किया तो वो चौंक गई। जी फूफो, वो जानते हैं, इनफैक्ट उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ये बात बिना सोचे ही कह गई कि सबके पूछने पर क्या रिएक्ट करेगा। वो यहाँ मौजूद नहीं था। इस भी बात का उष्णा ने फ़ायदा उठाया। तब आदि, जो कि टीवी में मुकम्मल तौर पर गुम था, बोला, यूँ अचानक इतने बड़े फैसले नहीं किए जाते बाबा। इन फैसलों की वजह कोई बात ही तो होती है। उष्णा ने उसके इस तरह से कहने पर चौंक कर उसकी जानिब देखा था। ये क्या कह रहा है उष्णा? अंकल हयात ने तजस्सुस से पूछा। हैरत है ना बाबा, पूरे 8 माह होने वाले हैं भाई की शादी को, मगर आपने कभी उनसे उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहा? ये नहीं पूछा कि उष्णा के साथ उसका बिहेवियर कैसा है? ये नहीं पूछा कि वो उष्णा के साथ कैसा सलूक करता है? ये नहीं पूछा वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी हैं या नहीं? बस शादी हो गई तो सारा किस्सा यहीं ख़त्म हो गया। अदन पहली बार ऊंची आवाज़ में बहुत संजीदा होकर बोल रहा था। क्या बकवास कर रहे हो अदन? माइंड योर लैंग्वेज। ध्यान कभी गलत कर ही नहीं सकता। अंकल एकदम से खड़े हुए थे और रुख उष्णा की जानिब मुड़ा था। आज प्यार पर आँच आने लगी थी। ताल्लुक़ और रिश्ता बदनाम होने लगा था। वो क्या करती, क्या कर सकती थी? बोलो उष्णा, अदन जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? अंकल हयात जैसे उससे हिसाब मांग रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, हल्की फुल्की नोक झोंक तो हो ही जाती है। वो सर झुकाए हुए बोली। झूठ मत बोलिए भाभी, अदन ने उसे कहा था। तभी बाहर से लाउंज का दरवाज़ा खोलता हुआ दयान अंदर आया। इधर आओ दयान। वो अपने कमरे की जानिब जाता हुआ चौंक कर मुड़ा। वो बेध्यानी में सबको देख ही नहीं पाया था। जी बाबा। उष्णा तुम्हारे साथ खुश है? अचानक सवाल पर वो शशदा रह गया। जी, क्या हुआ? उष्णा ने कुछ आपसे? उष्णा कुछ कहेगी तो हमें पता चलेगा, अंधे हैं या बहरे हैं हम? अनीला बेगम ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। वो सर झुकाए खड़ी बिल्कुल खामोश थी। ध्यान ने कनखियों से उष्णा को देखा। उसकी पलकें भी नम थीं। तुम आओ मेरे साथ। अंकल हयात ध्यान को अपने कमरे में आने का कहकर मुड़ गए और वह दम बखूद सा होकर उनके पीछे चल दिया। दोनों में नाराज़गी की एक गहरी दीवार कायम हो गई थी। अदन बहुत खुश था। ध्यान को पापा ने अच्छा खासा लेक्चर दिया था। उसे उष्णा को खुश रखने की ताकीद की थी और कहा था कि उन्हें उससे ये उम्मीद हरगिज़ ना थी। वो उष्णा को अपनी बेटी से बढ़कर चाहते थे। जिस तरह से वो सबका ख्याल रखती थी, हर मामले में उनको मशवरा देती, बिल्कुल बेटों की तरह उनसे हर मसला डिस्कस करती। मगर उष्णा ने उनसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? वो उष्णा से भी काफ़ी नाराज़ हुए थे। रमज़ान का पहला अशरा शुरू हो चुका था। इस दौरान वो अपनी पैकिंग करने में मगन थी। वो जाने का फ़ैसला किसी सूरत नहीं बदल सकती थी। अलमारी की तरफ बढ़ते हुए वो बेध्यानी में सोफ़े से टकराई थी। आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छा गया। ज़मीन बोस होते ही वो खुद से बेगाना हो गई। दरवाजे से अंदर दाखिल होता ध्यान अंदर आया तो ठिठक कर रुक गया। वो सामने खुद से बेगाना पड़ी हुई थी। शायद रोज़ा की वजह से वो यही समझ सका। तेज़ी से आगे बढ़ा, उसे बाहों में भरकर बेड पर लिटाया था। उष्णा, आंखें खोलो। उसके रुखसार थपथपाते ध्यान ने बेकरारी से कहा था।
پانی چھڑکنے کے بعد ہی اس نے کس مسا کر پلکیں چپکائی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر سکون سا دل اور روح میں سرایت کر گیا۔ اشنا نکاہت محسوس کر رہی تھی۔ آج سے نہیں بلکہ کئی دنوں سے اسے اپنی کیفیت خود سمجھ میں نہ آئی تھی۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ دھیان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ رخ موڑ گئی، تبھی دھیان نے اس کی ویران آنکھوں میں واضح پیلاہٹ دیکھی تو بے طرح سے چونک گیا۔ کب سے ہے یہ حالت؟ وہ حقیقتاً پریشان ہو اٹھا تھا۔ اشنا کچھ بھی نہ بولی، تبھی وہ الماری میں سے بی پی اپریٹس اٹھا لایا۔ اوہ مائی گاڈ، بی پی اس قدر لو ہو چکا ہے۔ سحری میں کچھ کھایا تھا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں ڈاکٹر عالیہ کو فون کرتا ہوں۔ پریشانی کے عالم میں باہر کی جانب بڑھا۔ انیلا بیگم اور باقی سب لوگ بھی اس کے کمرے میں آ موجود ہوئے۔ ڈاکٹر عالیہ نے اشنا کا چیک اپ کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے پریشان سے دھیان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ڈگری یہاں آ کر فیل کیوں ہو گئی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ابھی بھی کچھ نہیں سمجھ پایا تھا۔ آپ کی وائف ماں بننے والی ہیں، مبارک ہو۔ اشنا نے بہت تیزی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ انیلا بیگم مارے مسرت کے اشنا کے پاس چلی آئیں۔ اسے خوب سارا پیار دیا۔ دھیان وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج اس قدر خوبصورت خوشی ملی تھی کہ وہ گمسم سا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر عالیہ نے انہیں کافی ساری ہدایات دیں، پھر وہ انہیں ڈراپ کرنے کے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر دھیان، آپ کی مسز کی کنڈیشن کافی خطرناک ہے۔ میں سب کے سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکی، مگر اس قدر بی پی کا لو ہونا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ پلیز ان کا، خصوصاً ان کی تفریح کا خاص خیال رکھیں، اور خوراک کا بھی۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ دھیان چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کیے ان کی بات سن رہا تھا۔ حیران تو وہ بھی تھا اس قدر نکاہت اور بی پی لو ہو جانے پر، مگر اب اسے کیا کرنا تھا وہ جانتا تھا۔ چہرے پر یکدم ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ انیلا بیگم اس کی بہت کیئر کرتی تھی۔ نازش بھی پھپھو کے ساتھ مل کر اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی۔ غرض یہ کہ اس کی محبتوں میں مزید اضافہ ہو چلا تھا، مگر وہ پھر بھی اداسیوں کے گہرے سائے میں موجزن رہتی تھی، بجھی بجھی سی، خفا سی، اور یہی بات دھیان کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ تمہیں اپنی کوئی فکر نہیں تو نہ صحیح، مگر اس نازک سے وجود کی پرواہ تو تمہیں کرنی چاہیے۔ دھیان کمرے میں آیا تو وہ بستر پر لیٹی میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ سائڈ ٹیبل پر سوپ کا باؤل اسی طرح سے رکھا ہوا تھا۔ اس نے افطاری میں بھی کوئی خاص چیز نہیں کھائی تھی۔ پھپھو نے بڑی چاؤ سے سوپ بنایا تو وہ بھی ابھی ایسے ہی رکھا تھا۔ اس کی بات اور غصے کا اشنا نے کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، سنا نہیں؟ وہ کوٹ سائڈ صوفے پر پھینکتے ہوئے غصے میں بولا۔ وہی تو ہو رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں، کم از کم اپنی مرضی سے جینے تو دیں۔ اٹھتے ہوئے چہرہ موڑ کر افسردگی سے بولی تھی۔ دھیان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، پھر مسکراتا ہوا قریب چلا آیا۔ اگر میں یہ کہوں ہمارے درمیان کی ساری رنجشیں اب ختم ہو جانی چاہیے تو تم کیا کہو گی؟ یہ دکھاوا محض آپ اپنے مطلب کے لیے کر رہے ہیں۔ مجھ سے یا میرے ساتھ رشتہ رکھنے میں آپ کو کوئی غرض نہیں۔ تم ہماری دشمنی کی سزا ہمارے بچے کو کیوں دینا چاہتی ہو؟ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ طیش میں آتے ہوئے بولا۔ چلو سوپ پی لو، وہ حکم دیتا ہوا سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ رخ موڑے بیٹھی رہی، آنسو دھیرے دھیرے سے گالوں پر لڑک آئے تھے۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی تو دھیان نے باؤل اپنی طرف کھسکا لیا اور اس کو سوپ پلانے کی غرض سے باؤل پکڑ کر سامنے لے گیا۔ وہ بڑی ہوئی پیشکش پر ساکت بیٹھی تھی جب دھیان نے اسے زبردستی سوپ پلایا تھا۔ پہلے کہہ دیا ہوتا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کروں، بہت شوق ہے نا خدمت کروانے کا۔ رخ زبردستی اپنی جانب کرتا ہوا دھیرے سے مخاطب ہوا۔ وہ بے بس سی ہو کر رہ گئی۔ تم بات بات پر رو کیسے لیتی ہو؟ مجھے آج تک تمہاری گنگا بہانے کی عادت سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے، اشنا نے آنسو پونچھتے ہوئے طنز سے کہا اور بستر سے اٹھنے لگی۔ تم سمجھانے کی کوشش کرو گی تو سمجھوں گا، ویسے بھی اب تو میں کافی بدل چکا ہوں۔ میرے لیے نہیں بدلے، اسی لیے مجھے جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر دھیان نے کہا لگایا تھا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں مجھے تم نے ہی بدلا ہے، تمہاری محبت نے بدلا ہے، مگر خیر، جو تم سمجھو، مجھے تمہاری ہر خوشی منظور ہے، بس اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ چہرہ تپتپاتے ہوئے واپس مڑ گیا اور اشنا وہ اس رویے پر کھل کر ہنس بھی نہ سکی۔ نہ جانے کیوں اس تبدیلی کے بعد ہر چیز سے دل اچاٹ رہنے لگا تھا۔ غصہ تو اس بات کا تھا، اشنا کے باقی ٹیسٹ ہونے کے بعد دھیان نے اسے مما پاپا کے ہاں جانے سے روک دیا، یہ بہانہ کر کے کہ اشنا کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ دھیان کی اس چال کو بس دل ہی میں محسوس کر سکی تھی۔ وہ اختیار رکھتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، باقی لوگوں کی سپورٹ جو حاصل تھی اسے۔ آپ ہر وقت غصے میں کیوں رہتی ہیں؟ ادھی اسے یوں ہی لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھ گیا۔ دماغ خراب ہے میرا؟ وہ تو ہے ہی، کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر جوں عید کے دن قریب آ رہے ہیں آپ اداس رہنے لگی ہیں۔ مما پاپا کی یاد بہت آتی ہے نا، اس لیے۔ ویسے بھی پہلی عید ہے، ان کے بغیر تو اداسی لازمی بات ہے۔ اشنا نے اسے اپنی اداسی کی وجہ بتائی تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ کر آ سکتا ہوں، چپ چاپ، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔
और जो हम तुम्हारी खबर लेने लगे उसका क्या? अनिला बेगम ने बेटे की मुस्कुराती हुई शरारत पर कान खींचे। हाँ, सालिम समाज, जहाँ मैं मौजूद हूँ कोई अच्छा काम करते हुए वहीं आन मौजूद होता है। अदन की बात पर अनिला बेगम ने उसे धप रसीद की थी। तुम्हारी मम्मा का फ़ोन आया था, उष्णा तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद है, कह रही थी मैं तुम्हारा ख्याल रखा करूं। अब मैं उन्हें क्या बता दी कि तुम खुद ही अपनी तरफ से बहुत लापरवाह हो। पुप्पो ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप मेरी फ़िक्र ना किया करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाक ठीक हो, रोज़े रखने की क्या तुक बनती थी ऐसी हालत में। अदी सोफे पर बैठा उनकी खालिस्तन जनाना गुफ्तगू सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। पहली बार उसे अदी पर बहुत गुस्सा आया। पुप्पो, आदत नहीं है ना रोज़ा छोड़ने की। बहुत खूबसूरत सा एहसास उसके वजूद में पल रहा था। वो अक्सर तन्हाई में उस नन्हे वजूद को सोचकर मुस्कुरा देती थी। उसके मुतल्लिक ढेर सारी बातें सोचती और वही बातें अगर ध्यान करता तो वो कोफ्त में मुब्तला हो जाती। चुपचाप उसके जज्बातों एहसास सुनती रहती, कहती कुछ भी नहीं। शायद अब कहने के लिए अल्फाज ख़त्म हो गए थे। डरने को जी नहीं चाहता था। अजब सी डगर पर दौड़ने लगी थी हयात। खुशियाँ बहुत करीब होकर बेमानी सी लगने लगी थी। फूफो और अंकल के हाथ जैसे खूबसूरत सा मकसद आ गया था। फूफो आए दिन शॉपिंग करके कुछ ना कुछ ख़रीद लाती। अदी भी मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने उठाए चला आता। वो उनकी इतनी मोहब्बत पर मुस्कुरा देती। तभी घर में अदन की शादी का किस्सा छिड़ गया। हयात आफरीदी और अनीला बेगम चाहते थे कि हुमैरा और अदन एक हो जाएं। यही ख्वाहिश हमदानी साहब की भी थी, मगर अदन था कि मानकर ही ना दे रहा था। उसके जहन में क्या था ये कोई नहीं जानता था। भाभी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो कमरे में बेडशीट दुरुस्त कर रही थी जब अदन मुतफक्किर सा वहाँ आकर कहने लगा, हाँ बोलो, खैरियत तो है? वो किसी को पसंद करना बुरी बात है क्या? ये तुम पूछ रहे हो? जानते भी हो कि मोहब्बत प्यार तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। भाभी, मैं हुमैरा को पसंद ज़रूर करता था, मगर ज़रूरी तो नहीं मैं उससे शादी भी करूं। ऐसी क्या बात हो गई है जो ये कह रहे हो? ज़रूरी तो नहीं ना भाभी, वही हो जो हमारी ख्वाहिश हो। ख्वाहिश बदल भी तो जाती है, और हुमैरा को मुझसे बेहतर कोई और भी मिल सकता है, मगर नाजिश को। यकदम ही कहते कहते रुका। उष्णा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मैं नाजिश को अपनाना चाहता हूँ भाभी, अदनान ने गोया धमाका किया था। क्या कह रहे हो? जो कह रहे हो वो दिल से कह रहे हो या महज हमदर्दी? मैं उससे हमदर्दी क्यों करूँगा? क्या कमी है उसमें? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। तुम सच कह रहे हो अदी? क्या तुम उसे वाकई में सहारा दोगे? कितनी खुश नसीब होगी वो कि उसे तुम जैसा शौहर मिलेगा। उसकी ज़िंदगी की सारी महरूमियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। वो अदन के इस फैसले पर बहुत खुश हुई। इसी खुशी से पलकें भीग गई थी। भाभी, क्या वो मान जाएगी? घर वाले मान जाएंगे? अदन ने मुतफक्किर होते हुए पूछा। उन्हें मनाना कोई ख़ास मुश्किल नहीं, मगर अदन, हुमैरा और मामू लोग क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें मानना ही होगा। दोनों यकदम चौंक कर मुड़े। दरवाजे में दयान खड़ा मुस्कुरा रहा था। उष्णा ने रुख मोड़ लिया। तुमने ज़िंदगी में पहली बार बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, दयान करीब आता हुआ अदन से कह गया। आपने भी ज़िंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है, अदन ने जवाबन ज़ुबानी बात कह दी। दयान कहकहा लगाकर हंसा था, जबकि उष्णा सर झुका गई। उसे अदन से इस बात की कतन तवक्का नहीं थी। फिर अदन दयान की जानिब मतवज्जा हुआ। भाई, मैं नाजिश को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप मम्मा और बाबा से बात कर लें। तुम फ़िक्र नहीं करो, हम उनसे बात करेंगे। वैसे यार, तूने एक बात में बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ। दयान खुशबाश लहजे में बोला। जी भाई, अब मैंने क्या कर दिया? मम्मा और बाबा को मेरी शिकायतें की और खूब डांट पड़वाई। वैसे भाई, आप भी खूब वक्त देख कर वार करते हैं, ये कोई वक्त नहीं है ऐसी बातों का। वो सर खुजाता हुआ बोला। दयान हंस दिया। ओके, माफ़ किया, मगर आइंदा तुम अपनी भाभी की बजाय मेरी फेवर करोगे। जैसे आपकी मर्ज़ी भाई, मगर प्लीज़ मेरा मसला तो हल कर दें। उसने फिर इल्तिजा की। ओके, कुछ इंतज़ार करो, पहले मैं नाजिश से बात करूं। दयान ने अदन को तसल्ली दी और एक नज़र चुपचाप खड़ी उष्णा पर डाली। फिर वहाँ से चलता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। तुमसे कुछ कहना है मुझे, अंदर आ सकता हूँ? नाजिश अपने कमरे में मौजूद थी जब वो अंदर चला आया। जी दयान भाई। उसके बहुत इसरार पर उसे भाई कहने लगी थी। दयान ने पुरसोच निगाहें उस पर जमा दी। अदन से शादी करोगी? डायरेक्ट सवाल पर वो शशदा रह गई। जी, वो तुमसे शादी करना चाहता है अपनी खुशी और मर्ज़ी से। क्या तुम उसकी खुशी बन सकती हो? वो बेइख्तियार ही हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। तभी उष्णा कमरे में चली आई। बिना दयान को मुखातिब के नाजिश के करीब बैठ गई। रो मत नाजिश, यह हम सब की खुशी है, हम सब यही चाहते हैं। इसे कोई एहसान या हमदर्दी ना समझो। क्यों कर रहे हैं इस कदर एहसान मुझ पर? मैं बदला नहीं चुका सकूंगी। मैंने अपने साथ ज़्यादती करने वाले को ज़रूर माफ़ कर दिया, मगर हकीकत कभी छुप नहीं सकती। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं नाजिश। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें फिर से घर मिल रहा है।
اچھا شوہر اور اچھا خاندان مل رہا ہے، کیا تم ہماری اتنی سی خوشی کو پورا نہیں کر سکتی؟ اشنا کے کہنے پر نازش نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ کہو نازش بیٹا، کیا تم میری بہو بننا چاہتی ہو؟ انیلا بیگم نے اندر آتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ اس قدر محبت، اس قدر عزت پر وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ یہ ہوئی نا بات، میری ہونے والی بیوی مان گئی۔ عدن نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے چلاتا ہوا بولا۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ تم نے ہماری انارکلی کو منا لیا، ہمیں اپنی انارکلی واپس لوٹا دی، شکریہ۔ ایک ادا سے وہ اشنا کے آگے جھکا۔ سبھی اس کے اس انداز پر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ حیات آفریدی بھی بیٹے اور باقی سب کی خواہش کے آگے سر جھکا گئے۔ ہم ہمدانی کو کیا جواب دیں گے؟ اس طرح تو رشتے میں دراڑ آ سکتی ہے۔ حیات آفریدی نے سوچتے ہوئے نیا نکتہ اٹھایا۔ میں اپنے بھائی کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ پڑھے لکھے باشعور ہیں، مان جائیں گے۔ انیلا نے حیات آفریدی کو تسلی دی۔ جی انکل، ماموں بہت نائس ہیں، ہم سب مل کر انہیں کنونس کر لیں گے، وہ یقیناً مان جائیں گے اور کسی بھی طرح کی دراڑ رشتوں میں نہیں آئے گی۔ تمہارا بیٹا زیادہ ہی بے لگام ہو گیا ہے، حیات آفریدی نے انیلا کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ کہنے لگی، وہ میرا ہی نہیں آپ کا بھی بیٹا ہے۔ تب دونوں ہی اس پر تبصرہ کرنے لگے تھے۔ اشنا چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ دیان الماری کھولے سیٹنگ میں مگن تھا، وہ نیچے سے اٹھ کر پہلے ہی آ گیا تھا۔ کل آخری روزہ ہوگا، وہ جیسے اطلاع کر رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، تو بدو جواب دیتی بستر سیٹ کرنے لگی۔ پرسوں عید پر کیا پہنو گی؟ جو پھپھو نے بنوایا ہے۔ نہیں، تم عید پر میرون ساڑی پہنو گی، دیان قریب آتا ہوا حکم دے گیا۔ میں آپ کی یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتی، کورا جواب دیا گیا۔ تمہیں میری فرمائش پوری کرنی ہوگی، کم از کم عید کے روز تو۔ اور آپ کو لگتا ہے میں مان جاؤں گی؟ اشنا نے دیان کی بات پر جیسے تمسخر اڑایا۔ مجھے اپنی محبت پر پورا یقین ہے۔ اچھا دیکھ لوں گی، اشنا نے کہہ کر کمبل اوڑھ لیا۔ مت سو اشنا پلیز، اس کی بے تکی فرمائش پر اشنا نے کان نہ دھرا۔ وہ بہت اضطراب میں تھا، صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر سگریٹ پھونکنے لگا جبکہ اشنا سوتی بنی رہی۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے کچھ وقت دے سکتی ہو؟ دیان پلیز سو جائیں، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے، وہ کمبل کے اندر سے ہی بولی، اور دیان کئی گھنٹے پریشانی کے عالم میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ عید کے روز کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ پھپھو نے سریا کے ساتھ مل کر پورے گھر کی صفائی کروائی، بیڈ شیٹس، پردے، سبھی کچھ چینج کر دیا گیا۔ کل کے مبارک دن کا سوچ کر ہی خوشیاں صحن میں بھر آئی تھی جیسے۔ کل کے لیے مینیو کیا ہوگا؟ نازش نے کچن میں مصروف انیلا بیگم کی طرف دیکھتے اپنائیت سے پوچھا۔ وہ مسکرا کر مینیو بتانے لگی۔ عید پر سوئیاں نہ ہو تو عید روکھی روکھی سی ہوتی ہے، اشنا نے کچن میں آتے ہوئے کہا۔ افطاری کی تیاریاں ہو رہی تھیں، چاند رات کے حوالے سے سبھی نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ ارے اشنا، تم نے چوڑیاں منگوا لیں عدن سے؟ وہ کیوں لا کر دے گا مجھے اب؟ اس کے لیے مجھ سے زیادہ کوئی اور اہم ہو گیا ہے۔ اشنا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے نازش کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دی۔ صحیح کہا بھابھی آپ نے، اب میری گھر والی آ رہی ہے، مجھے اس کے بارے میں ہی سوچنا چاہیے۔ مجھے بھول جاؤ گے؟ اشنا نے غصے سے اسے دیکھا۔ بھائی کس لیے ہے؟ لے جائیں نا انہیں ساتھ، رنگ برنگی چوڑیاں پہننے کے لیے۔ میں تو اپنی ہونے والی بیوی کو لے کر جاؤں گا، کیوں بھائی نازش جی؟ وہ چپ چاپ شرما کر کام میں مگن ہو گئی۔ واہ کڑی تو شرما رہی ہے، وہ ایک ادا سے کہتا ہوا بولا۔ عدن جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ وہ تمہیں کچھ اور کہے۔ کیا کہے گی بیچاری، زبان کہاں استعمال کرتی ہیں؟ عدن نے کہا تو اشنا ہنس دی۔ وہ پاپا کی آواز پر کچن سے نکل گیا۔ میں نے ٹیلر سے تم دونوں کے ڈریس بنوا لیے ہیں، لے کر آنا ادھی کا کام ہے، وہ بہت ناراض ہوگا پھپھو، اشنا نے اس کی عادت کے پیش نظر کہا۔ تم اس کے ساتھ چلی جانا، بلکہ نازش کو بھی لے جانا، چوڑیاں بھی پہن لینا اور مہندی بھی خرید لینا۔ مجھے مہندی نہیں لگانی آتی پھپھو۔ میں لگا دوں گی، مجھے مہندی بہت اچھی لگانی آتی ہے۔ نازش نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ویل ڈن، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا پھر تو۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے افطاری کا کام بھی مکمل ہوا۔ آخری روزہ تھا، سبھی نے بہت جوش و خروش سے ڈھیر ساری دعائیں مانگتے ہوئے روزہ افطار کیا۔ تب سب نے ایک دوسرے کو رمضان المبارک کے روزوں اور چاند رات کی مبارکباد دی۔ خوشیاں جیسے امٹ کر آئی تھیں۔ چاند رات مبارک ہو۔ اشنا دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جب دیان نے قریب آتے ہوئے کہا، آپ کو بھی، وہ دھیرے سے کہہ گئی۔ کل عید ہے، خوشیوں بھرا دن، مہکتا ہوا تہوار۔ میں جانتی ہوں، اس کی بات پر دیان ہنسنے لگا تھا۔ معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، اشنا نے جواب دیا۔ مر جاؤں گا تب بھی؟ دیان نے کیسا تیر چلایا تھا، وہ بے اختیار ہی اللہ نہ کرے کہہ گئی۔ بولو نا، میں کیسے اپنی غلطیوں کی معافی مانگوں؟ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مگر تم نے میری خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، کبھی بھی میری ضرورتوں سے غافل نہ ہوئی، مگر میں بے خبر رہا تمہاری محبتوں سے۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، جو چاہو سزا دے لو،
दोनों हाथ कंधों पर जमाए उससे कह रहा था। बेखुदी सी बेखुदी थी। वो सामने था, बहुत करीब, जो उसका नसीब था। शोहर था, सबसे बढ़कर उसे महबूब था। कितनी मोहब्बत करती थी वो उससे। उसकी तवज्जो के लिए, उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए कितने जतन किए थे। आंसू अब की बार भी साथ ना दे सके, छलक पड़े। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ उष्णा, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुमने मुझे जो तोहफ़ा दिया है वो हर खुशी से बढ़कर है। मैं वादा करता हूँ कभी भी अपने फ़र्ज़ से गाफिल नहीं होऊंगा। वो पलकें साफ करता हुआ हौले हौले सहर फूंकने लगा था। शहद-आगी लहजा बेखुद कर देने के लिए काफ़ी था। कितने ही पल यूं बीत गए। वो इस सहारे पर क्या कहती। खुदा ताला से शिकवा कुना दिल आज खुदा के दरबार में महवे शुक्र था। तुमने एक कामयाब मोहब्बत की है उष्णा। मैं वादा करता हूँ खुद से तुम्हें अब कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। वो उसकी मजबूत गिरफ्त में मचल कर रह गई। आसमान का चांद उसकी तरफ देख कर मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुरा उठी। तब ध्यान से बोली, मैंने आपको अपने बच्चे के सदक़े माफ़ कर दिया। ध्यान, अगर आप आज कुछ ना कहते तो शायद मैं सारी उम्र यूं ही सिसकते गुजार देती। उसने धीरे से अलग होते हुए कहा, तुम रोते हुए भी बहुत प्यारी लगती हो। उसकी बात पर उष्णा एकदम मुस्कुराई थी और आंखें साफ कर लीं। एक वादा करें? बोलो जाने ध्यान। मुझे मम्मा पापा से मिलवाने ले जाएंगे? ले जाऊंगा, वो मुस्कुराते हुए तायद कर गया। मगर अपने बच्चे के आने के बाद? उष्णा ने झींप कर सर झुका दिया। वो दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ नीचे चले आए। हमाद और मुनज़्ज़ा को देखकर खुशी की इंतहा ना रही। वो लोग हैदराबाद से कल ही लौटे थे। उष्णा ने देखा अदन गायब था। वो मुस्कुराते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ी, मगर वो वहाँ भी नहीं था। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। नाजिश कपड़े इस्त्री करने में मगन थी। वो सर पर सवार था। पहले कर तो चुकी हैं, अब क्या कहना है? देखिए, मुझे ईद पर सवैयाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं, इसलिए कल आप सवैयाँ बिल्कुल नहीं बनाएंगी। मगर बाकी सबको बहुत पसंद है। आपको मुझसे मतलब होना चाहिए, ना कि बाकी सबसे। अदन ने तिल मिलाकर उससे कहा। आप इस रिश्ते से खुश तो हैं? वो कुछ ना बोली तो अदन ने उसका हाथ थामकर अपने सामने किया। मैं खलूस नीयत से आपके हमरा ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर चुका हूँ। मुझे आपसे मोहब्बत है और बस इसके बाद कुछ और मत सोचिएगा। मेरा माजी आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मुझे आपसे गर्ज है, ना कि आपके पूरे माजी से। वो अदन की तरफ देखकर मुस्कुराई थी और खुदा का शुक्र अदा करने लगी। उसे बहुत सच्चा और अच्छा हमसफ़र मिल रहा था। खुदा ने उसके लिए खुशियों के दरवाजे फिर से खोल दिए थे। नाजिश की आंखों से खुशी के मोती टपकने लगे। अरे अदन, तुम यहाँ? हमारी होने वाली भाभी से क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? मुनज़्ज़ा और हमाद के साथ सभी अंदर आए थे। उष्णा, जो दरवाजे में खड़ी दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, अंदर चली आई। वो तुमसे मतलब किसी के पर्सनल्स में नहीं बोला करते। अदन ने मुनज़्ज़ा की जानिब देखते हुए गुस्से से कहा। बच्चू, अब तुझे मैं बताऊंगी। गिन गिन के बदले लूँगा। तेरी शादी में तो तूने मेरे साथ ऐसे ही किया था ना? हमाद उसकी तरफ देखते हुए बोला। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? कल ही आते आराम से। मंगनी में ऐसे ही इतना लंबा सफ़र था। और अनीला पुप्पो अंदर आते हुए बेटे के सर पर चपत लगा गई। ध्यान ने उष्णा के गिर्द बाजू का गहरा हिसार बांधा था। नाजिश ने मुस्कुराकर सर झुका लिया और सभी ईद के पुरमसरत मौका के लिए बहुत सारी दुआएं कर गए। तुम मेरे गगन का चांद हो। मैंने हमेशा से ही तुम्हें अपने हमरा देखने और चलने की ख्वाहिश की है। इस बार ईद की रौनकें तुम्हारे दम से और भी दोबाला हो गई हैं। उष्णा ने मुस्कुराते हुए ध्यान की तरफ देखते हुए सोचा। चांद रात के लिए चूड़ियाँ भी तो पहननी थी और लाहौर के अनारकली बाजार की तो रौनकों की बात ही अलग ही थी। सभी गाड़ी की जानिब बढ़े। ईद की खुशियों में चांद रात ही तो सबसे अहम थी। गगन पर ठहरा चांद धरती वालों को खुशियाँ देकर बहुत खुश था। उसका नाजुक सा वजूद किसी के लिए ज़िंदगी का पैगाम था तो किसी के लिए कुल कायनात। ख़त्म शुद्ध। जी तो डियर लिसनर्स, ये इंतहाई फजूल सी बोरिंग सी कहानी ख़त्म हुई। और क्या कहूँ मैं इस कहानी के बारे में, मतलब कोई सर पैर नहीं था, कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। ध्यान साहब क्यों अकड़ रहे थे, क्यों बिला वजह अपनी बीवी से नाराज़ थे, क्यों एटीट्यूड दिखा रहे थे। टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा थी। बिला वजह के सीन थे। बिला वजह कहानी को तूल दिया गया, हालांकि कहानी के अंदर कुछ भी नहीं था। और नाजिश के हवाले से तो जनाब नाजिश मनकूहा थी किसी की। उसने उसका सौदा किया या बेच दिया, जो भी किया, लेकिन बहरहाल वो किसी की मनकूहा थी। तो वो ऐसे किसी से शादी कैसे कर सकती थी, जबकि उसकी तलाक का कोई ज़िक्र ही नहीं था कहीं पे। उसकी कहानी भी अजीबोगरीब सी उलझी हुई सी थी। तो जनाब ये एक इंतहाई बोरिंग कहानी थी, लेकिन ज़ाहिर है एक एपिसोड में शेयर कर चुकी थी तो दूसरी भी करनी थी। और अगर ये कहानी मैंने पहले से पढ़ ली होती तो यकीनन मैं इसे हरगिज़ शेयर ना करती। चलिए खैर, अच्छा है, छोटी सी कहानी थी, जल्दी ख़त्म हो गई तो ज़्यादा अरसा जो है आपको और मुझे बोर नहीं होना पड़ा। इंशाअल्लाह
کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے عید پر بھی اپلوڈ کر سکوں۔ اگر نہیں کر سکی تو پھر چھٹی منائیے گا آپ بھی اور میں بھی، اچھی طرح سے عید انجوائے کیجیے گا، اور انشاءاللہ ہفتے 10 دن کی چھٹیوں کے بعد پھر ہم اپنی انرجی بحال کر کے نئی کہانی کے ساتھ، بلکہ طویل ناول کے ساتھ جو ہے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔